हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है फर्ज। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। रीता एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी। वो सुबह से जाती, शाम को घर आती। एक दिन शाम के समय रीता ऑफिस से घर आई। वो खाना बना ही रही थी कि उसके पति संदीप के फोन की घंटी बजी। फोन संदीप की चाची के किसी रिश्तेदार का था। फोन सुन संदीप घबरा गया और बोला, उन्हें अस्पताल में भर्ती कर दो, मैं आता हूँ, 4-5 घंटे लग जाएंगे। फोन रखने के बाद संदीप बैग में कपड़े रखने लगा। ये देख रीता ने कहा, संदीप जाना जरूरी है क्या? संदीप ने कहा, कैसी बात कर रही हो रीता, चाची की तबीयत बहुत खराब है तो जाना तो पड़ेगा ही। तब रीता ने कहा, उनके बहू बेटा वहाँ विदेश में पड़े हुए हैं तो तुम्हें क्या पड़ी है? ये सुन संदीप ने गुस्से में कहा, रीता माँ पिताजी के जाने के बाद चाचा चाची ही मेरे लिए सब कुछ हैं, इसलिए तुम इन सब में ना ही बोलो तो अच्छा है। गुस्से में संदीप ने अपना बैग उठाया और चल दिया। रीता मन ही मन बड़बड़ाती रही। संदीप बस में बैठ गया और अतीत की यादों में गुम हो गया। जब संदीप 10 साल का था तभी उसके माता पिता का एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। माता पिता के जाने के बाद घर में संदीप और उसकी बड़ी बहन दीप्ति ही रह गए थे। दीप्ति 18 साल की थी। माता पिता के जाने के बाद संदीप और दीप्ति को उसके चाचा जीतू और चाची सुधा अपने साथ ले गए। चाचा चाची का एक बेटा था, नवीन। दीप्ति उस समय कॉलेज में पढ़ती थी। दीप्ति का जीतू ने कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। कॉलेज से घर आने के बाद दीप्ति घर के काम में सुधा का हाथ बटाती तो सुधा उसे मना कर देती, कहती, नहीं बेटी तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगा। संदीप का भी जीतू ने घर के पास वाले स्कूल में एडमिशन करवा दिया। जीतू सुधा संदीप और दीप्ति का बहुत ध्यान रखते, कभी उन दोनों को माँ बाप की कमी नहीं महसूस होने दी। समय बीतता गया, दीप्ति की शादी हो गई। दीप्ति अपनी गृहस्थी में बहुत खुश थी। नवीन की शहर में नौकरी लग गई। संदीप अब भी जीतू और सुधा के साथ रहकर कॉलेज में पढ़ रहा था। संदीप और दीप्ति के माता पिता अच्छा पैसा छोड़कर गए थे, पर जीतू सुधा ने कभी भी उसमें से 1 रुपया अपने या अपने बेटे नवीन पर खर्च नहीं किया। वो पैसा उन्होंने दीप्ति और संदीप पर ही खर्च किया। ये देख संदीप और दीप्ति बहुत हैरान होते थे। चाहते तो चाचा चाची उनकी धन संपत्ति हड़प सकते थे। समय बीता, नवीन की शादी मोनिका से हो गई। संदीप की शहर में नौकरी लग गई। अब जीतू और सुधा ही अकेले रह गए थे। एक दिन नवीन ने कहा कि वो और मोनिका विदेश जा रहे हैं कंपनी की तरफ से। वो दोनों विदेश चले गए। विदेश जाने के बाद शुरू में मोनिका नवीन दोनों जीतू सुधा से फोन पर बातें कर लेते थे, पर कुछ समय बाद दोनों कटे कटे से रहने लगे। 2 साल हो गए। मोनिका नवीन इंडिया उनसे मिलने भी नहीं आए और ना ही उन्हें कभी अपने पास बुलाया। एक दिन जीतू की तबीयत खराब हो गई। सुधा ने फोन कर ये बात नवीन से कही तो बोला, माँ छुट्टी लेना मुमकिन नहीं। 2-3 दिन अस्पताल में भर्ती रहने के बाद जीतू चल बसा। नवीन के पिता जीतू का अंतिम संस्कार संदीप ने किया। उसके बाद भी नवीन और मोनिका विदेश से नहीं लौटे। जीतू के जाने के बाद सुधा अकेली रह गई। महीने में जब भी समय मिलता 5-6 बार संदीप अपनी चाची सुधा से मिलने आ जाता था। एक बार जब संदीप सुधा से मिलने गया तो उसने बताया कि वो अपने साथ काम करने वाली रीता को पसंद करता है और शादी करना चाहता है। ये सुन सुधा बहुत ही खुश हुई और संदीप के साथ रीता के घर वालों से मिलने भी गई। तब रीता और सुधा की पहली मुलाकात हुई थी। उसके बाद संदीप और रीता की धूमधाम से शादी हो गई। शादी की सारी तैयारी सुधा ने ही की। शादी में नवीन और मोनिका 8 दिन के लिए विदेश से इंडिया आए थे। वो भी उन्हें वीजा का कुछ काम था इसलिए आना हुआ था। शादी के बाद
संदीप ने नवीन से कहा, चाची अकेली हो गई है, चाची को अपने साथ ले जाओ। तो नवीन ने कहा, वे विदेश में, वहाँ क्या करेंगी, बोर हो जाएगी। इतना ही तुम्हें माँ का ख्याल है तो तुम अपने साथ रख लो। ये बात रीता ने सुनी थी और मन ही मन उसे बहुत गुस्सा भी आया। वो क्यों उन्हें अपने साथ रखे? अभी उन दोनों की नई नई शादी हुई है, मौज मस्ती करे या उस बोझ को ढोए। नवीन और मोनिका विदेश चले गए। रीता और संदीप भी हनीमून पर जाने वाले थे। वहां से आने के बाद शहर अपने घर जाने वाले थे। संदीप ने जाने से पहले सुधा से कहा, चाची मैं मनाली से आ जाऊं, फिर आप मेरे पास रहने आ जाना। ये सुन रीता का मुंह बन गया था। उसकी सांस ऊपर से नीचे हो गई। सुधा ने कहा, अरे नहीं बेटा, मैं यहीं भली, वहां मैं क्या करूंगी, यहाँ मैं अपना समय जैसे तैसे काट लेती हूँ। सुधा का जवाब सुन रीता को राहत मिली। रास्ते में रीता ने संदीप से कहा, क्या जरूरत थी चाची जी को अपने साथ रहने का कहने की। तब संदीप ने कहा था, चाची मेरी माँ जैसी है, उन्हें जब भी जरूरत होगी तब मैं उनके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। ये सुन रीता को गुस्सा आया, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसके बाद जब भी संदीप रीता को चाची से मिलने जाने को कहता तो रीता बहाना बना देती, तो संदीप अकेला ही मिलने चला जाता। रीता को हर बार ये डर बना रहता कि संदीप चाची को अपने साथ न ले आए। ये बात संदीप भी अच्छे से समझता था, पर घर में कोई कलह ना हो इसलिए चुप रहता था। कंडक्टर की आवाज से संदीप अतीत से वर्तमान में आया। वो अस्पताल में पहुंचा। संदीप से रीता की बात हुई तो पता चला कि चाची बेहोश है। कई तरह के टेस्ट हो रहे हैं, अभी कुछ ठीक से कहा नहीं जा सकता। संदीप बहुत परेशान लग रहा था। अगली सुबह रीता को फोन आया कि वो चाची के इलाज और डॉक्टर से संतुष्ट नहीं है, इसलिए संदीप चाची को लेकर मुंबई आ रहा है। मुंबई के एक अस्पताल में बातचीत चल रही है। शाम होते होते वो चाची को लेकर मुंबई पहुंच गया। ये सुन रीता का दिमाग खराब हो गया, पर संदीप से क्या कहे, इसलिए अनमने मन से अस्पताल पहुंच गई। सोचने लगी कुछ दिनों की ही तो बात है। 5 दिनों के बाद चाची को अस्पताल से छुट्टी मिल गई, लेकिन डॉक्टरों ने दवा के साथ साथ परहेज और आराम करने की भी हिदायत दी थी। उन्हें घर ले आए। चाची की बीमारी कोई खास नहीं थी, बस बढ़ती उम्र, अकेलापन, चिंता, काम की थकान और उस पर ठीक समय पर खाना पीना अच्छा ना मिलने के कारण बीमार थी। संदीप के लिए अब ऑफिस से छुट्टी लेना नामुमकिन था। उसने रीता को छुट्टी लेने को कहा, पर रीता ने छुट्टी ना मिलने का बहाना बना दिया। संदीप ने चाची के लिए नर्स का प्रबंध कर दिया, जो चाची की देखभाल और खाने पीने का ध्यान रख सके। दिन में कई बार संदीप ऑफिस से फोन पर चाची के हाल चाल पूछ लेता, उनका हाल चाल जान लेता, कहीं कोई परेशानी तो नहीं। रीता भी ऊपरी मन से फोन कर लेती, सोचती कुछ दिन की ही बात है, फिर वे चली जाएंगी। रीता की परेशानियां कुछ बढ़ गई थी। आज तक जो घर सिर्फ उसका था, वह एकाएक उसे अपना ससुराल लगने लगा था। अब उठने बैठने, पहनने ओढ़ने में उसे कुछ बंदिशें महसूस होने लगी थी। हालांकि चाची ने इस बारे में कभी उसे कुछ कहा नहीं था, लेकिन उनका घर पर होना ही उसे विचलित कर देता था। चाची यानी सुधा की हालत में सुधार था। 2 सप्ताह बाद उन्हें नर्स की जरूरत नहीं रही। वे अपने छोटे छोटे काम खुद ही उठकर करने लगी थी। ये देख रीता खुश थी कि वे जल्द ही ठीक होकर अपने घर लौट जाएंगी। एक दिन संदीप ने कहा कि अब हम चाची को वापस नहीं जाने देंगे और वे अब हमारे साथ ही रहेंगी हमेशा। अब इस उम्र में उनका अकेले रहना मुश्किल है। फिर बीमार हो गई तो फिर हमारा भी तो उनके प्रति कोई फर्ज है। रीता, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। ये सुन रीता का मन बेचैन हो गया और उसने कहा, उनके भी बहू बेटे हैं, उन्हें कहो कि वे आकर चाची को
ले जाएं। ये सुन संदीप ने कहा, कैसी बात कर रही हो रीता, ऐसे कैसे कह दूं उन्हें? और मैं जानता हूँ नवीन भैया चाची को अपने साथ नहीं रखना चाहते। वे बेटे का फर्ज निभाए या नहीं निभाए, पर मैं अपना फर्ज जरूर निभाऊंगा। अब मुझे इस मामले में कोई बात नहीं करना। रीता को बहुत गुस्सा आया, पर वो संदीप से बहस नहीं करना चाहती थी। वो जानती थी बहस करने से कुछ हासिल नहीं होगा, इसलिए चुप रही। रीता के दिमाग में सास की छवि ऐसी थी जिससे बहू हमेशा डरी सहमी रहती, क्योंकि उसकी कोई खास सहेली जिसकी शादी कुछ ही महीने पहले हुई थी, उससे जब भी बात होती थी वह अपने पति के बारे में कम और सास के बारे में ज्यादा बात करती थी और हमेशा परेशान रहती थी। उस पर रीता की बड़ी बहन जब भी मायके आती तो कई दिनों तक लौटने का नाम ही नहीं लेती। हमेशा रीता की माँ ही उसे समझाकर वापस भेजती थी। उसकी बड़ी बहन को पति से नहीं, सास से ही शिकायतें होती थी। लेकिन यहाँ तो संदीप की चाची रहने वाली थी। अपनी सास की तो चलो दो बात सुन भी ले, पर चाची सास की बातें, ताने, अपशब्द भला कोई क्यों सुने? ये बात रीता को परेशान कर रही थी। ऊपर से एक इंसान का काम भी। रीता चाची से कटी कटी रहती थी। एक शाम ऑफिस से रीता घर पहुंची तो देखा चाची ने मशीन लगाकर सारे मैले कपड़े धो डाले थे। रीता तो बस रविवार को ही मशीन लगाकर पूरे सप्ताह के कपड़े धोती है। इतने कपड़े एक साथ धुले देखकर रीता हैरान रह गई और बोली, यह क्या चाची, आपने यह सब क्यों किया? संदीप ने कहा, आपको आराम करना चाहिए। चाची ने हंसते हुए कहा, दिन भर आराम ही तो करती हूँ संदीप, फिर आजकल मशीन में कपड़े धोना भी कोई काम है भला? अब रात के खाने के समय गपशप होने लगी। चाची रीता को संदीप के बचपन की आदतों, शरारतों के बारे में बताती, उसे उसके सास ससुर के बारे में भी बहुत सी ऐसी बातें भी बताती जिन्हें बताने वाला कोई नहीं था। संदीप की पसंद नापसंद बताती। अब रीता को संदीप को चिढ़ाने और छेड़ने में बड़ा मजा आता। ऐसे में चाची भी हंसते हुए रीता का साथ देती थी। जब भी शाम को रीता संदीप लौटते तो चाची बढ़िया सा स्वादिष्ट नाश्ता बनाकर उनका इंतजार कर रही होती। अब सुबह शाम चाची रीता को सब्जी काट कर दे देती, सलाद, कई तरह की चटनियां बना देती, आटा भी गूंथ कर रख देती। अब घर में कोई भी चीज हर अपने ठिकाने पर मिलती। ये देख रीता खुश होती। वो धीरे धीरे चाची से घुल मिल रही थी। छुट्टी के दिन संदीप रीता चाची को मॉल घुमाने ले जा रहे थे। तब उन्हें चाची ने रास्ते में एक जगह गाड़ी रोकने को कहा तो वे दोनों हैरान हो गए। संदीप ने गाड़ी रोकी तो चाची उतरकर पास के एटीएम की ओर चली गई। वे रुपए हाथ में लेकर लौटी। संदीप को हैरान देख बोली, अरे हैरान मत हो, अपनी हालत को देखते हुए यह कार्ड मैंने अपने हॉस्पिटल के सामान में रख लिया था, क्योंकि वहाँ अस्पताल में पैसों की जरूरत तो होनी ही थी ना। पर मुझे क्या पता था कि मेरी हालत इतनी बिगड़ जाएगी कि कोई और तुम्हें फोन कर बुलाएगा। संदीप ने कहा, वह तो ठीक है, पर आपको पैसे निकालने की क्या जरूरत थी? वैसे माफ करना, आपको आए इतने दिन हो गए, ध्यान ही नहीं आया। मुझे आपसे पूछना चाहिए आपकी जरूरत के बारे में। ये सुन रीता सोचने लगी, अब पैसा भी लुटाएंगे क्या इन पर? संदीप। चाची ने कहा, नहीं नहीं, मुझे पैसों का क्या करना है, लेकिन पहली बार अपने बेटे बहू के साथ बाजार जा रही हूँ तो पैसे साथ में होने चाहिए ना। अच्छा चलो, देर हो रही है। मॉल में पहुंचते ही चाची कपड़ों के शोरूम में गई। रीता को लगा कि वो अपने लिए कुछ खरीदने लग गई होगी, लेकिन वे तो संदीप से कपड़े खरीदने को कहने लगी। संदीप ने बहुत मना किया, लेकिन वो नहीं मानी। संदीप ट्रायल रूम में था तो रीता से बोली, आजकल की सभी लड़कियां जींस पहनती है बहू, तुम नहीं पहनती। रीता ये सुन हैरान रह गई। पुरानी सोच की होकर भी वे ऐसी बातें कह रही है। रीता ने कहा,
नहीं नहीं चाची, मैं नहीं, वो मैं भी, कहते हुए रीता रुक गई। उसे लगा कहीं यूं ही बातों बातों में चाची मुझसे कुछ उगलवाना तो नहीं चाह रही। तब चाची ने कहा, पहनती हो ना, परंतु मेरे कारण रोज सूट की बंदिशों में कैद हो गई हो ना। लेकिन मैंने तो कभी कुछ कहा ही नहीं तुमसे बहू। बहू, तुम भी अपने लिए जीन्स और बढ़िया सा टॉप खरीद लो। अरे मैं भी तो देखूं कि मेरी बहू जीन्स टॉप में कैसी लगती है। कहते हुए चाची ने रीता के लिए कपड़े पसंद करना शुरू कर दिए। रीता हैरान सी खड़ी चाची को देखती रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन यह सब सच था। संदीप ने चाची को साड़ी दिलवाई। कपड़े खरीदने के बाद चाची ने खाना भी खिलाया और बिल भी चाची ने ही दिया। घर आने के बाद संदीप ने चाची से कहा, आपको इतने पैसे खर्च नहीं करने चाहिए थे। तो चाची बोली, तुम्हारे चाचा जी के जाने के बाद अब मुझे पेंशन मिलती है। अब मैं अकेली इस उम्र में अपने पर कितना खर्च करूंगी। नवीन और मोनिका विदेश में मजे से कमा रहे, उन्हें पैसों की क्या कमी। चाची जब से अच्छी हुई अक्सर शाम को सैर पर जाने लगी। वहां से आते समय अपने साथ फल, सब्जियां, दूध और भी न जाने क्या क्या लेकर ही लौटती, खाली हाथ कभी नहीं आती। एक दिन सुबह सब लोग नाश्ता कर रहे थे। तभी चाची ने संदीप से कहा, बेटा अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा वापसी का टिकट करवा दो। सुनते ही दोनों हैरान हो गए। संदीप ने कहा, क्या हुआ चाची जी, आपको यहाँ कोई परेशानी है क्या? चाची ने कहा, नहीं नहीं बेटा, अपने घर में कैसी परेशानी, पर फिर भी मुझे लौटना ही होगा ना। 3 महीने हो गए, मैं कब तक तुम लोगों पर बोझ बनी रहूंगी। अचानक बोझ शब्द और चाची की जाने की बात सोच रीता की आंखें भर आई। रीता उनसे लिपट गई। ऐसी प्यारी चाची भला बोझ कैसे हो सकती है। रीता सोचने लगी, कितनी गलत सोच थी मेरी उनके बारे में। मुझे चाची जी से कोई शिकायत नहीं। कितनी परेशान हो गई थी मैं, ना जाने क्या क्या सोचने लगी थी जब संदीप ने उनके यहीं रहने की बात की थी। लेकिन अब मैं उनके बिना जीने की कल्पना नहीं कर सकती। उनके प्यार, आशीर्वाद और उनकी उपस्थिति के बिना ये जीवन, ये घर अधूरा है। कौन हर शाम घर पर हम दोनों का इंतजार करेगा? कौन भूख ना होने पर भी प्यार से मनाकर हमें खाना खिलाएगा? कौन बिना किसी स्वार्थ के हम पर इतना स्नेह लुटाएगा? बिना सोचे जाने ही मैंने चाची के लिए अपनी सोच बना ली थी। बेवकूफ है नवीन भैया और मोनिका भाभी अपने आप को इतनी प्यारी ममतामयी माँ के प्यार से वंचित रख रहे हैं। बिना किसी से मिले कभी उसके लिए कुछ नहीं सोचना चाहिए। अब समझ आया कि संदीप हमेशा चाची की हिरट क्यों लगाए रहता है। दोनों ने चाची को साफ शब्दों में कह दिया कि वे अब कहीं नहीं जाएंगी। अब इस उम्र में वे हमारे होते हुए अकेली नहीं रहेंगी। दोनों के जिद के और प्यार के आगे चाची की नहीं चली। चाची कुछ सोचकर बोली, अच्छा तुम इतना कहते हो तो तुम्हारे पास ही रहूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। ये सुन दोनों ने सोचा, पता नहीं वे क्या शर्त रखेंगी। दोनों को परेशान देखकर चाची जी ने हंसते हुए कहा, शर्त नहीं, मेरा आदेश ही है कि यदि मुझे यहाँ रोकना है तो मुझे जल्दी से एक पोता देना होगा। अब 3 साल हो गए हैं शादी को, कब तक यूं ही डोलते रहोगे दोनों? सुनते ही दोनों शर्मा गए। फिर चाची बोली, एक संदीप है और एक नवीन, दोनों में कितना अंतर है। मैं जानती हूँ वो मुझे कभी अपने साथ नहीं ले जाएगा। संदीप ने चाची का हाथ पकड़कर कहा, वो नहीं ले गए तो क्या हुआ, आपका ये बेटा तो है। आपके साथ मैं बेटे के सारे फर्ज निभाऊंगा। ये सुन सुधा की आंखें नम हो गई। उसे याद आई अपनी भाभी की वो बात जब वो संदीप और दीप्ति को अपने घर लेकर आई थी। तब भाभी ने कहा था, पराए हैं कितना भी प्यार लुटा दो पर कभी अपने नहीं होंगे। पर सुधा ने कहा था, मुझे यकीन है बच्चों पर, वे ऐसा नहीं करेंगे। और आज वो बात सच हो गई। मेरा यकीन जीत गया।
रीता ने कहा, यदि वे ले जाते तो आप यहाँ हमारे पास नहीं आती और हमको आपका प्यार कैसे मिलता। संदीप सोचने लगा, चलो बीमारी के बहाने ही सही वे हमारे पास अपनी ममता लुटाने तो आई। रीता की सोच को भी बदल दिया। दोनों का प्यार देख वो भी बहुत खुश था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।